When joints are not designed properly, it prevents expansion of concrete slab. This leads to development of stresses. This stresses causes formation of the warping cracks of the concrete slab near the joint edge. तो joint edge यहाँ पे तुम्हारा देख पा रहे हो डायग्राम में, ठीक है। ये हमारा एक एक्सपेंशन जॉइंट है, ये हमारा कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट है, दिस इज द वार्पिंग जॉइंट, ठीक है। So this leads to development of stresses. This stresses causes the formation of the warping cracks of the concrete slab near the joint edge. Okay. This type of crack can be prevented by the providing proper reinforcement at the longitudinal and the transverse joint. Hinge joints are generally used to relieve the stresses due to the warping. ठीक है। आया समझ में? यस सर। नेक्स्ट है हमारा मड पंपिंग। द डायग्राम है सर, दिस इज द मड पंपिंग डायग्राम, देख सकते हो। तो ये बाहर आ जाता है, ओके। So when material present below the road slab ejects but through the joints or crack, it is called the pumping, ठीक है। When soil slurry comes out, it called the mud pumping, ठीक है। तो जब soil slurry बाहर आ जाता है, that is known as the mud pumping, ओके। तो इसके पीछे रीजंस क्या है? Infiltration of water through the joints, cracks or edge of the pavement from the soil slurry. तो अगर हमारा जॉइंट सही तरीके से अगर सील नहीं हुआ है तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, वाटर को पेनिट्रेट करेगा और वाटर पेनिट्रेट करने की वजह से हमारा मड पंपिंग होने का चांसेस है। मूवमेंट ऑफ हेवी व्हीकल्स ऑन पेवमेंट फोर्सेस दिस सॉइल स्लाइड टू कम आउट द कॉजिंग एंड द मड। तो वही बोला कि जो अगर हमारा सॉइल वीक हो गया है, पानी पेनिट्रेट कर गया है, उसके अगर हमारे हेवी व्हीकल्स मूव करेगा तो ऑटोमेटिकली मड पंपिंग होने का चांसेस है। When there is void space between slab and the underlying base of subgrade layer, okay, and when traffic load occurs, it fails to resist the bending and hence cracks formation takes place. अगर जब भी cracks हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, पानी ऑटोमेटिकली पेनिट्रेट करेगा और वो मड पंपिंग के थ्रू बाहर आ जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? यस सर, आया सर। So that is the diagram of the mud pumping. तो क्या हो रहा है, ये इस डायग्राम में देख सकते हो कि वो पानी सबग्रेड के थ्रू वो ज्यादा, यहाँ पे अगर व्हीकल लोड अगर ज्यादा आएगा तो ऑटोमेटिकली ये ऊपर आके ऊपर इस टाइप का बन जाएगा, ओके। तो ये इतना सारा था हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट का, रिजिड पेमेंट का फेलियर और डिस्ट्रेस, ठीक है। तो एक हो गया हमारा मड पंपिंग, दूसरा है हमारा वार्पिंग क्रैक्स, सेकंड थर्ड है श्रिंकेज क्रैक्स, उसके बाद हमारा स्केलिंग ऑफ सीमेंट कंक्रीट, फिर ब्लोन अप्स, स्पेलिंग एट द जॉइंट, ठीक है। सभी समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट है हमारा एस्पेक्ट्स ऑफ डिजाइन, ठीक है।
जनरली हम लोग जब भी पेमेंट को डिजाइन करते हैं, हम लोग पहले दो चीज हम लोगों को दिमाग में रखना चाहिए. फर्स्ट है फंक्शनल डिजाइन एंड सेकंड वाज स्ट्रक्चरल डिजाइन. व्हाट इज फंक्शनल डिजाइन? हम लोग जो रोड बनाते हैं इसमें हमारा सेफ्टी कितना है, और सेकंड है हमारा राइडिंग क्वालिटी इसके अंदर क्या रहेगा. दैट इज इन द फंक्शनल. स्ट्रक्चरल में क्या रहेगा? कैन सस्टेन द ट्रैफिक लोड or it will be deteriorate. That is the structural. Okay. So structural performance, that is their strength. डायग्राम में भी तुम लोग देख पा रहे हो. ठीक. व्हीकल जब मूव कर रहे हैं, हाउ मच स्ट्रेंथ इट हैज. फंक्शनल परफॉर्मेंस, दैट इज द सेफ्टी और स्किड रेजिस्टेंस यहाँ पे सही है कि नहीं है. दैट इज द फंक्शनल परफॉर्मेंस. एंड कंफर्ट जर्नी जब हम लोग करते हैं पेमेंट के ऊपर, हाउ मच इट विल गिव द कंफर्ट. ओके, so these two are the functional performance and this one is the structural performance. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा डिजाइन पीरियड. डिजाइन पीरियड is a time period for which the payment structure is going to be designed. Design period generally determine the thickness of different layer of payment structure. Design period is generally dependent on the classification of the route under the consideration. So what is design period? हम लोग जो जब इसको डिजाइन कर रहे हैं, मान के चलो अभी हम लोग एक रोड का डिजाइन करेंगे, तो ये फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए हम लोग 15 इयर्स तक हम लोग देखेंगे, राइट. सो दैट 15 इयर्स इज द डिजाइन पीरियड. और इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे? बेस्ड ऑन देयर थिकनेस, बेस्ड ऑन द सीवियर वैल्यू, बेस्ड ऑन देयर कंसोलिडेशन इन द सॉइल. ठीक है. ठीक है. तो Yes, उसके sir. बाद फर्स्ट जो है, ये इतना जरूरी नहीं है. ये हमारा दिया हुआ है किसका डिजाइन पीरियड कितना देर तक रहता है. और हाई वॉल्यूम अर्बन एंड टनल्स है तो उसका डिजाइन पीरियड 50 इयर्स तक रहता है. मीडियम वॉल्यूम अर्बन के लिए 30 इयर्स, हाई वॉल्यूम रूरल एरियाज के लिए 30 इयर्स, मीडियम वॉल्यूम रूरल के एरियाज के 20 इयर्स. ठीक है. उसके बाद हमारा आता है ड्रेनेज. Sometimes loads and speeds were not large enough to create a problem in the subbase or subgrade, but due to the poor design of drainage, lifetime of the payment becomes the affected. अगर हमारा सही ड्रेनेज हमारा प्रोवाइड नहीं किए हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली हमारा पेमेंट डिटोरिएट करेगा. पेमेंट डिटोरिएट करेगा मतलब उसका डिजाइन जो पीरियड्स हम लोग पहले एस्टेब्लिश किए थे वो घट जाएगा. ठीक है. सो दैट विल बी अफेक्टेड. Proper drainage should be provided to increase the lifetime of the payment. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा ट्रैफिक वॉल्यूम. ये सारे क्या है तुम लोगों को, ये सारे क्या है तुम लोगों को पता है? ये ड्रेनेज, ये ट्रैफिक वॉल्यूम, फिर ये डिजाइन पीरियड. ऑन व्हिच पर्पस वी आर डिस्कसिंग? यस सर. किसके लिए? डिजाइन करने के लिए सर. सब डिजाइन करने के लिए. यस, राइट. So the traffic volume, the thickness of a road pavement is dependent upon the number, weight and speed of load repetition from the tires of commercial vehicle. So commercial vehicle को हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं? पब्लिक कार पीसीयू सर. PCU फुल फॉर्म पैसेंजर कार यूनिट. पैसेंजर के कार यूनिट में हम लोग कन्वर्ट करते हैं. उसके बाद इसका लोड हम लोग कैलकुलेट करते हैं. Measurement of subgrade. The overall strength and performance of a pavement is dependent not only upon the pavement components but also on the load bearing capacity of the subgrade soil, because overall loads are transferred to the subgrade by the pavement. So यहाँ पे हमारा आता है CBR टेस्ट, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट. यहाँ पे हमारा आता है. तो अगर हमारा सबग्रेड जितना स्ट्रांग होगा उतना हमारा
सब कुछ अच्छा रहेगा, ठीक है। दिस इज द सब ग्रेड, देख पा रहे हो। तो अगर मान के चलो यहाँ पे अगर हम लोग फ्लेक्सिबल पेमेंट को बनाएंगे तो क्या रहेगा, या फिर यही यहीं पे चलो, यहीं पे अगर हम लोग बनाते हैं तो क्या बोले सर? अगर मान के चलो ये हमारा सब ग्रेड है तो ठीक है, तो इस जगह पे अगर आप बनाएंगे तो सही रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं सर, डिजाइन लाइफ बहुत ज्यादा अंडुलेशन हो जाएगा सर, इस जगह हमको रिजिड पेमेंट बनाना पड़ेगा सर। सर इसमें बेंडिंग स्ट्रेस मतलब रेजिस्ट ही नहीं कर पाएगा सर। तो इसके लिए क्या करना होगा, सर पहले सॉइल को रिजिड कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा सर। सॉइल को अच्छे तरीके से कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा, यस ठीक सर। है। इसको उसके बाद मिटाना लेयर बाय पड़ेगा, लेयर देना पड़ेगा सर। लेयर बाय लेयर, उसके बाद हम लोग एस्टेब्लिश करेंगे। ये तो हम लोग को पता है, फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट। सो लेयर ऑफ एस्फाल्ट, this is the flexible pavement, and this is the steel rods or rigid pavement, and this is the layer of the concrete. This is the natural deformation, दोनों साइड में है, and layer of sand, gravel and the crushed stones. Okay, flexible pavement. The flexible pavement layer starts with the vertical and the compressive stresses to the lower layers by grain transfer through contact points of the granular structure. ये हमने पहले भी देखे थे। This is the thickness of each layer, ये भी मैंने पहले एक बार डिस्कस किए थे, ठीक है। एकदम नीचे रहता है हमारा नेचुरल सब ग्रेड, उसके बाद हमारा कॉम्पैक्टेड सब ग्रेड 150 टू 300 mm, फिर सब बेस कोर्स 100 टू 300 mm, बेस कोर्स 100 टू 300 mm, देन बाइंडर कोर्स 50 टू 100 mm, और बेस कोर्स के ऊपर हम लोग प्राइम कोट को यूज करते हैं, बाइंडर कोर्स के ऊपर हम लोग टैग कोट को यूज करते हैं, उसके बाद सरफेस कोर्स 25 टू 50 mm, एंड देन लास्ट में हमारा सील कोट, ठीक है। So the vertical compressive stress is maximum on the pavement surface directly under the wheel load and is equal to contact pressure under the wheels. Due to the ability of to distribute the stresses to large area in the shape of truncated cone, जो मैंने डायग्राम में भी दिखाया था, truncated हम cone. लोग कब मिलेगा हम लोग को? क्या अरे हमको बोलने नहीं पड़ा। बोले यार, बोलने मतलब नहीं जाए। कहाँ मिलेगा? सुनो, स्कूल। हेलो, सॉरी सर। ओके। So this is the truncated cone. The stresses get decreased in the lower layer. ठीक है। तो मैंने पहले भी बोला था कि अगर हमारा सबसे ज्यादा लोड कहाँ पे आता है, where we get the लेयरिंग कोर्स पे हाँ टॉप पे सर, टॉप पे टॉप सर, साइड, और हमारा सबसे नीचे हमारा स्ट्रेस। टॉप सॉइल पे। As such, the flexible pavement may be constructed in a number of layers, and the top layer has to be strongest as the highest compressive stresses. ठीक है। तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस हमारा सबसे ज्यादा हमारा टॉप लेयर में आता है, इसलिए हमारा टॉप लेयर जो है इसको हम लोग स्ट्रॉन्गेस्ट बनाना ही पड़ेगा। So in addition to wear and tear, the lower layer have to take up only lesser magnitude of stresses, as there is no direct wearing action due to traffic loads. Therefore, inferior material with lower cost can be used in the lower layers. तो लोअर लेयर में हमारा उतना ज्यादा ध्यान देने का जरूरत नहीं है, बट हमारा अब मैंने पहले भी बताया था कि डायग्राम में भी देखो कि हमारा टॉप सरफेस को हम लोग सबसे ज्यादा अच्छा क्वालिटी का मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, और इसके बाद धीरे धीरे इसको हम लोग डिग्रेड करेंगे, ठीक है। दिखाया था। So that all are in the flexible pavement. ठीक है। Anything you want to know from flexible pavement? Any question regarding?
Then we will go to the rigid pavement. The rigid pavements are made of cement, concrete, and may or may not have base course between the surface and subgrade. तो कब हम लोग बेस कोर्स और सबग्रेड को हम लोग कब यूज नहीं करेंगे? रिजिड पेमेंट में सर सब बेस नहीं भी दे सकते हैं सर। किस कंडीशन में? किस कंडीशन में सर? जब नीचे का स्टार्टर मजबूत रहेगा, हार्ड हाँ, रहेगा, हार्ड स्टार्टर रहेगा या फिर अगर सबग्रेड हमारा बहुत स्ट्रांग रहेगा तो हम लोगों का बेस कोर्स देने का यूज नहीं चाहिए हम लोगों को। ठीक है, अब वही अगर हमारा सबग्रेड वीक हुआ तो हम लोग बेस कोर्स को प्रोवाइड करते हैं। सो रिजिड पेमेंट इज लेड इन स्लैब विथ स्टील रेनफोर्समेंट। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ द रिजिड पेमेंट, देख पा रहे हो? सो दिस इज द ट्रांसवर्स जॉइंट, this is the longitudinal joint, then surface course, then base course optional, sub-base course optional, and subgrade existing soil. Okay. So paving quality of concrete PQC, that is the top layer, sub-base course or dry lean concrete, that is DLC, then uska baad drainage layer and the prepared subgrade. Okay. Next type of the rigid pavement. First हमारा jointed plain cement concrete pavement, JPCP. ठीक है, पहले एक का नाम बोल देते हैं, फिर कंटिन्यूअसली रेनफोर्स सीमेंट रेनफोर्स कंक्रीट पेवमेंट CRCP एंड द रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट जॉइंट्स इन ओके। दो टाइप का हुआ, जॉइंटेड प्लेन सीमेंट कंक्रीट एंड द कंटिन्यूअसली रेनफोर्स्ड कंक्रीट पेवमेंट। सो दिस इज द टॉप व्यू ऑफ JPCP। ठीक है, these are typical spacing 3.7 to 6.1 meter, one span to another span, or 12 to 20 feet, and this is the longitudinal joint. Yeah, this is the tie bar we have provided, and this is the direction of the travel. और साइड से देखेंगे तो सबग्रेड बेस कोर्स एंड here we provide the dual bars, और ये हमारा ट्रांसवर्स जॉइंट है, तो डुअल बार्स हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो हम लोग जब हम लोग डिजाइन करेंगे तब तो, और ये क्लियर होगा। एक्चुअली ये पीपीटी में क्या हुआ कि मतलब इधर से इधर थोड़ा चला गया है, कोई आगे चला गया, कोई पीछे चला गया है। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम आया है, कुछ स्लाइड आगे कुछ स्लाइड पीछे चला गया। So continuously reinforced concrete pavement CRCP, that is typical crack spacing 1.1 to 2.4 meter और 3.5 to 8 feet, ये continuously रहेगा। ठीक है, वही अगर ये हमारा जॉइंट में क्या रहता है कि कम कम रहता है, 3.7 to 6.1 मीटर के अंदर एक जॉइंट। ठीक है, वही यहाँ का रहता है हमारा 1.1 to 2.4 मीटर। ओके, so this is the reinforced cement concrete pavement details. That is the slab thickness you have to calculate. That is the concrete materials. This is the dual bars. Here we provide the tie bars and subgrade, sub base or base. This is the surface texture. This is the transverse joint. This is the longitudinal joint, and this is the surface smoothness. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? यस सर। देन यहाँ है वेरियस अदर्स टाइप ऑफ डिस्टेंसेस इन रिजिड पेवमेंट। एक होता है डिस्टॉर्शन, सेटलमेंट और फॉल्टिंग, लॉस ऑफ स्किड रेजिस्टेंस, पॉलिश्ड एग्रीगेट, कंटामिनेंट्स, लेन और शोल्डर ड्रॉप ऑफ। ये है वेरियस टाइप ऑफ फेलियर और डिस्टेंसेस इन द रिजिड पेवमेंट। नेक्स्ट है हमारा मेथड्स ऑफ पेवमेंट डिजाइन। तो जनरली दो टाइप्स का फॉर्मूला है, एम्पिरिकल मेथड्स एंड द मैकेनिकल
मैकेनिस्टिक और एम्पिरिकल मेथड, ठीक है। सो फर्स्ट mechanistic empirical method. So this method, as the name implies, have two parts. A mechanistic part in which a structural model is used to calculate the stresses, strains, and the deflection included by traffic and the environmental loading. An empirical part in which the distances models are used to predict the future performance of the pavement structure. The distances models are typically developed from the laboratory data or calibrated with the field data. नेक्स्ट है हमारा ग्रुप इंडेक्स मेथड। ये सारे आएगा हमारा मैकेनिस्टिक के अंदर में। ओके, so group index method or flexible pavement design is an empirical method which is based on the physical properties of the soil substrate, जो हमारा करंट है, ठीक है। Group index is a number of assigned to the soil based on its physical properties like particle size, liquid limit, plastic limit. It varies from value 0 to 20. Lower the value, higher the quality of subgrade, and greater the value, poor the subgrade. ठीक है, ग्रुप इंडेक्स समझ में आया? यस सर। इसका फॉर्मूला है GI ग्रुप इंडेक्स इक्वल्स टू 0.2A प्लस 0.005 AC प्लस 0.01 B टू D। ओके, सो A क्या है? परसेंटेज ऑफ सॉइल पासिंग 0.74 mm sieve in excess of 35%, not exceeding 75%. Okay, B क्या है? परसेंटेज ऑफ सॉइल पासिंग 0.74 mm sieve 15%, not exceeding 55%. C is the liquid limit in percentage excess of 40, and the D plasticity index in excess of the 10. Okay, that is the group index. ठीक है, ठीक है सर। this is the card you will get in IRC 37. So यहाँ पे क्या हो रहा है? Our thickness, this is the thickness 5 to 0 to 60, and this is the group index of the subgrade 0 to 20. Okay, so 0 is excellent और 20 is the poor. ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करना होगा कि थिकनेस कितना होगा। सो कॉम्बाइंड थिकनेस ऑफ सरफेस बेस एंड सब बेस, थिकनेस ऑफ सरफेस एंड द बेस। सो दिस इज द combined thickness of surface base and the dotted line thickness of surface and the base. तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन में जो हमारा आएगा उसके बेसिस पे हम लोगों का ग्रुप इंडेक्स मिल जाएगा। यहाँ पे ब्लू कलर में हमारा सिलेक्टेड मटेरियल्स फॉर सब बेस यूज किया है, ठीक है। तो दैट विल बी वेरी गुड। यहाँ पे अगर हम लोग लेंगे इस पोजीशन में, सो इट विल बी अराउंड 2.5 और समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एस्थो मेथड। जस्ट 1 मिनट होल्ड करना, ठीक है, 1 मिनट होल्ड करना। ठीक है सर।
Okay. So ASTO method क्या है? It is an empirical procedure developed through the observed performance of ASTO road test section. ASTO performance procedure determines for a given soil condition the thickness of asphalt concrete, base course and surface course needed to sustain the predicted amount of traffic in terms of 8.2 tons equivalent load before deteriorating to some select level of the riding quality. ये सारे प्रोसीडियर को हम लोग जब डिटेल्स में फ्लेक्सिबल पेमेंट को डिजाइन करेंगे तब उस टाइम हमारा काम आएगा. अभी के लिए तुम लोग थोड़ा थोड़ा करके जान के लो, फिर हम लोग जब डिटेल्स एक्सप्लेन करेंगे और आएगा. ठीक है. ओके. तो इस फॉर्मूला से हम लोग को क्या पता चलेगा? थिकनेस पता चलेगा सर. यस. किसका कितना थिकनेस है वो हम लोग को पता चल जाएगा. So equivalent standard axle load ESL, that is 8.2 tons, or damage per pass equals to 1. Axle load bigger than 8.2 tons cause damage greater than 1 per pass. Axle load smaller than 2.2 tons cause damage less than 1 per pass. So load equivalent factor LEF equals to load in tons per 8.2 ton to the power 4. दीपक एक बार मुझे पूछा था व्हाट इज एक्सेल लोड. दीपक yes, तो यहाँ समझ में आया व्हाट इज इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड एक्सेल लोड. समझ में आया कि नहीं आया? yes sir, समझ में आया. ये हमारे एक टोटल एस्टो सॉइल क्लासिफिकेशन का चार्ट है. सो दिस इज द जनरल क्लासिफिकेशन, granular materials and the sealed clay materials more than 35% of total sample passing. Okay. So group classification A1, A3, A2, A4, A5, A6 and A7 में हम लोग क्लासिफाइड किए हैं. So first है sieve analysis percentage passing, number 10, number 40 and number 200. उसके बाद plasticity index, the usual types of significant concentrated materials and the general rating of the subgrade. Okay. तो A1 में हमारा 50 मैक्सिमम लिए हैं 10 नंबर्स को, 40 नंबर से 30 मैक्सिमम, 50 मैक्सिमम एंड A1A में, A1B में. और लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट, प्लास्टिसिटी इंडेक्स आया है A1 के लिए हमारा 6, वही A2 के अंदर जो आया था 40, 41 और 10 एंड 10. सो आफ्टर ऑल दैट A1, A3 and A24, A25 are excellent or to good, and A26 to A7 is fair to poor. ठीक है. और उसके बाद लास्ट में है हमारा CBR, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो मेथड. The California bearing ratio test is penetration test mean to determine the thickness of pavement and its component layers. This is the most widely used method for the design of the flexible pavement. If a soil has a CBR of 50% and soil B has a CBR of 70%, that means soil B has a higher strength than soil A. Okay. CBR test तुम लोग किए थे? नहीं किए थे सर.
सॉइल में तो था शायद 5th सेमेस्टर में सीबीआई टेस्ट नहीं था। हाँ सर, लॉकडाउन लग गया था सर, ओह, क्लास कहाँ हो पाया था, 1 महीना भी नहीं हो पाया था ढंग से। हाँ, ठीक है। So the CBR values are usually calculated for penetration of 2.5 mm and the 5 mm. So CBR equals to P by PS into 100. P is the penetration load and P is the penetration test of the standard rock. ठीक है। So CBR क्या है? Load at 2.5 mm penetration from the test and load at 2.5 mm penetration from the standard rocks into 100. और हम लोग इसको 5 से भी कर सकते हैं, 2.5 और 5.08। सॉरी 5.08 नहीं, 5.02 होगा। So load at 5.02 mm penetration from test or load at 5.02 mm penetration from the standard rocks into 100. The standard load for 2.5 mm penetration is 13.2 kilonewton and the standard load for 5.02 mm penetration is 20 kilonewton. So CBR value less than 3% is very poor or poor, 3 to 5% is normal and 5 to 30% is excellent or good. ठीक है। This is the CBR percentage and the pavement thickness, कितना उसका thickness होना चाहिए in mm. So मान के चलो अगर हमारा CBR का वैल्यू आया है अराउंड 10%, ओके 10%, और हमारा मीडियम ट्रैफिक है दैट इज 40.82 किलोमीटर व्हील लोड, ओके and the light traffic 31.75 kilonewton wheel load and the heavy load के 55.73। तो 10% लेके अगर यूज करेंगे तो हमारा यहाँ पे आएगा और इट्स थिकनेस अराउंड 280, दैट इज ओवरऑल थिकनेस। ठीक है, मीडियम को लेके करेंगे तो वही अगर हमारा 10% अगर सीवियर वैल्यू आया है हमारा मान के चलो अराउंड 6%, ठीक है, तो अगर हमारा लोड लाइट है तो विल टेक अराउंड 320 और मीडियम विल टेक अराउंड 360 एंड फॉर हेवी ट्रैफिक विल टेक 380। समझ में आया? Yes. किसी कुछ डाउट है तो मुझे बोल सकते हो। किसी कुछ डाउट है? हेलो, नहीं ठीक है सर, आगे बढ़िए। बस यही पे आज कंप्लीट होता है। अटेंडेंस लेके भेज देना है मुझे। ठीक है सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में पूरा पूरे हम लोग फ्लेक्सिबल डिजाइन के अंदर हम लोग घुसेंगे, एक एक करके डिजाइन को पहले कंप्लीट करेंगे। पहले फ्लेक्सिबल पेमेंट डिजाइन, उसके बाद रिजिड, उसके बाद ओवरले। तीनों कंप्लीट होने के बाद हम लोग दूसरा भी देखेंगे। ठीक है, सो मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब लोग IRS 37 को एक बार देख लो, ओके।